हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप रेगुलर से हैं, सोल से कर रहे हैं या डिस्टेंस से और डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कर रहे हो। तब भी आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपको ढंग से मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। बेसिकली जो डी के एग्जाम पेपर आते हैं वो दो सेक्शन में आते हैं, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपको दोनों पार्ट में से एनी 3 क्वेश्चंस ईच अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब इन टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में से भी 3 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी में से भी 3 क्वेश्चंस। जो वेटेज रहती है मार्क्स की वो होती है 10 मार्क्स फॉर द पार्ट ए क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स फॉर द पार्ट बी क्वेश्चंस। इन टोटल आपका रिटन एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होता है। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सारे की सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब कुछ आएगा। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ रीडिंग्स ना आए, कुछ पोएम्स ना आए और बाकी चीज़ें के क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखें। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर सोचो आप एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू एन एवरेज स्टूडेंट आपको एटलीस्ट 3 पेजेस लिखने हैं उसमें। अब उन 3 पेजेस में आपको आपके पूरे आंसर को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। अगर आप सोचिए किसी पोएम के बारे में लिख रहे हैं जो समझ लो जॉन डन ने लिखी है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ जॉन डन के बारे में लिखोगे कि वो कहाँ पैदा हुए, कब उनका जन्म हुआ और उनकी हिस्ट्री कैसी है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसी चीज़ें देखी, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, वो किस जगह के राइटर हैं, उनके कुछ फेमस वर्क्स। ये सब चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो आपकी 8-9 लाइन या 7-8 लाइन हो जाएंगी यूज और आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो होता है आपकी द मेन टेक्स्ट ऑफ द आंसर। इसमें आपको लिखना होता है आपके क्वेश्चन के आंसर के बारे में। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में मेनली आप इस सेकंड पैराग्राफ में लिखते हो। जनरली सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए और इसके अंदर सारी मेन चीज़ जैसे थीम्स, और अगर पोएम की बात कर रहे हैं तो उसकी थीम्स, उसमें उसका नैरेटिव स्टाइल और उसका जो मैसेज है जो वो कन्वे करना चाह रही है और जो भी क्वेश्चन में मेनली पूछा गया हो वो आप इसमें इंक्लूड करते हो। जो थर्ड और आखिरी पार्ट होता है वो होता है द कंक्लूडिव पार्ट। आप चाहे तो इसका सेकंड वाला पार्ट है इसको 2 या 3 पार्ट में भी डिवाइड करके लिख सकते हो, पर इसको काउंट आप एक में ही करना। द मेन टेक्स्ट जो मेन बॉडी आपकी आंसर की रहती है। थर्ड पार्ट होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखते हो कि आपने इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर में क्यों लिखा, कि क्या रीजन था इस आंसर को देने का। तो आप कंक्लूजन दे रहे हो कि आपने ऐसा क्यों बोला और एक उसी क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए अपने आंसर को खत्म कर दो। तो इन 3 पार्ट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यही होती है हमारी एक्यूरेट लेंथ। अब एक्यूरेट लेंथ एज सच कोई परफेक्टली आपको बताया नहीं जाता कि इतना लिखना है, इतना लिखना है। किसी की राइटिंग बड़ी है, किसी की राइटिंग छोटी है, तो कोई एग्जैक्टली लिमिट नहीं है। ठीक है, पर ये भी नहीं कि आप बहुत लंबा या बहुत छोटा आंसर लिख दो। आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए 3 to 4 पेजेस लिखने होते हैं और फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन यू शुड राइट 4 to 5 पेजेस। दैट इज इनफ। अगर आप उसमें सही कंटेंट लिखते हो तो यू कैन बी मार्क्ड वेल, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वट टाइप ऑफ वोकेबलरी शुड आई यूज, ये बहुत क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि कैसी वोकेबलरी यूज करें हम कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। अरे जो आपको वर्ड्स ठीक से आते हैं, जिनकी स्पेलिंग्स आप मिस्टेक नहीं करोगे, मोस्टली प्रेफर करो कि आप वैसे ही वर्ड्स लिखो। अगर आप ऐसे वैसे कैसे भी वर्ड्स लिख दोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। आपने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी है तो स्पेलिंग में वो रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है गलत स्पेलिंग लिखने का और आपके मार्क्स ज़्यादा डिडक्ट हो सकते हैं। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो अच्छी बात है, फिर तो आप अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं फॉर स्टूडेंट हैवी वर्ड्स जो आप बोलते हो, गुड वोकैबुलरी आप वो यूज़ कर सकते हो। वाई आर मार्क्स डिडक्टेड इवन आफ्टर राइटिंग द राइट आंसर। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमने सही आंसर लिखा था, हमने सही चीज़ लिखी थी, फिर भी हमारे मार्क्स कट गए इतने। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि आप आंसर तो ठीक लिखते हो पर आप अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे होते, आप कुछ और ही बोल रहे होते हो। पूछा आपसे गया है
कि क्या थीम है, कोई एग्जैक्टली कोई थीम के बारे में पूछा गया है और आप तो उसकी समरी लिख के आ जाते हो, चाहे पूरी सही लिख के आओ पर समरी लिख के आ जाते हो। तो इसलिए आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको समरी नहीं लिखनी है, आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एंड इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि एक एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, तो यू शुड कमेंट डाउन। अगर 15 से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे होते हैं इसमें पूछा जाता है कि आंसर लिखने का तरीका दिखाया जाए कि किस क्वेश्चन में कैसा आंसर देना है, तो आई विल मेक दैट वीडियो फॉर श्योर। और कोई भी और क्वेश्चन हो तो यू कैन पुट डाउन इन कमेंट्स। और अगर आपका एग्ज़ाम है आप तो बिल्कुल घबराइए मत, यू कैन डू इट, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो एंड दैट्स इट, यू कैन rock the exam. You will rock the exam. And comment down if you have any doubts. Do not forget to subscribe before you leave, guys. Thank you. Keep watching, keep learning.